खबर बहुत बड़ी है। खबर है 20 लाख पाकिस्तानी घरानों के बारे में। हर घर के अंदर 5 अफराद भी लगाएं तो ये तकरीबन 1 करोड़ अफराद के बारे में खबर है। 25 करोड़ में से 1 करोड़ पाकिस्तानियों की बात है ये। और इसका जो लार्जर इफेक्ट है, क्योंकि उन घरानों के अंदर लोग कोई ना कोई नौकरी भी करते होंगे या कोई सर्विस भी उनको प्रोवाइड करते होंगे। इकॉनमी के अंदर उनका तकरीबन 25% या 25 नहीं तो 15 से 20% शेयर है। ये उन तमाम घरानों की हम बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त यूएई के अंदर मुकीम है। और अब इत्तलात आ रही हैं कि सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानियों को वहां से निकाला जा रहा है। पहले तो ये बात आम वीडियोस तक महदूद थी कि लोग जिनको निकाला जा रहा था वो वहाँ से वीडियोस रिकॉर्ड कराते थे जब उन्हें जहाज़ों में भरा जा रहा था, और जब उनको उनके मोबाइल फ़ोन दिए जाते थे या वो पाकिस्तान पहुँचते थे तो वो वीडियोस रिकॉर्ड करके डालते थे कि हमें हमारे नाम की वजह से, पाकिस्तानी होने की वजह से हमें यहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन अब आपके सामने खबर रखते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 900, जी हाँ 900 ऐसे अफराद का एक ही गाँव में, ये मैं कई जगहों की बात नहीं कर रहा, एक ही गांव में 900 ऐसे अफराद तक रसाई हासिल की है जिनको हाल ही में पिछले 1, 1.5, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में यूएई से डिपोर्ट किया गया और वो बेचारे सब पाकिस्तान पहुंचे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये स्टोरी जो की, इसके लिए वो कोहाट पहुंचे। कोहाट के करीब, कोहाट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, उसके करीब एक गाँव में 900 अफराद को यूएई से डिपोर्ट कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि ज़्यादातर वो अफराद जो हैं वो शिया मसलक से बिलोंग करते हैं और उनका ख्याल ये है कि उन्हें उनके नाम और उनके मज़हब की वजह से वहाँ से डिपोर्ट किया गया है। अब ज़्यादातर स्टोरीज जो उन्होंने वहाँ पर रखी हैं वो यही हैं कि कोई अगर दफ्तर में काम कर रहा था तो उसे बाहर बुलाया गया है, उसके मैनेजर ने कहा है आपको कोई मिलने आया है, और वहाँ से इमिग्रेशन ने उनको उठा लिया है या पुलिस ने उठा लिया है, और फिर ना उन्हें उनका सामान उठाने दिया घर से, ना उनका कोई पैसा अगर बैंक में पड़ा था वो बाहर निकालने दिया, कोई चीज़ नहीं। दफ्तर से लिया, सीधा इमिग्रेशन के जो भी उन्होंने सेंटर्स बनाए हुए थे जहाँ डिपोर्ट करने वाले लोगों को वो रखते थे, या पुलिस ने उठाया तो उन्होंने जाके उन सेंटर्स में जमा करवा दिया, वहाँ से सीधा जहाज़ के ऊपर और डिपोर्ट। इसी तरह कई लोगों को उनके घर से उठाया गया लेकिन साथ कोई सामान उठाने नहीं दिया गया और उन्हें डिपोर्ट कर दिया। मतलब लोगों ने जो वहाँ 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल मुख्तलिफ वक्त लोगों ने वहाँ गुजार रखा है। जो लोगों ने वहाँ वक्त गुजारा उसमें उन्होंने जो भी वहाँ कमाई की, जो भी उनके कोई पैसे पड़े थे, कोई जायदाद थी, कुछ भी था, उसको उठाने का, समेटने का कोई मौका नहीं दिया गया। अब चलें, एक तो ये जुल्म है जिसको अब न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो सामने रख रहा है और पूरे पाकिस्तानियों को और पूरी दुनिया को आगाह कर रहा है कि ट्रंप के जो फेवरेट फील्ड मार्शल हैं उनके साथ ट्रंप का जो फेवरेट यूएई है वहां पर क्या सलूक हो रहा है, ये सामने रखा जा रहा है। अब हैरत की बात है कि हमें अब से चंद दिन पहले तक बताया जाता था कि पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर आप जहां भी उतरते हैं आपको आगे से सलूट पड़ते हैं। अब सलूट तो नहीं, कुछ और ही पड़ रहा है आवाम को। लेकिन आपने याद करना कि अभी 4-5 महीने पहले की बात है जब हमारे फील्ड मार्शल साहब की साहबजादी की शादी थी और यूएई के जो सदर थे वो खुसूसी तौर पर उसमें शिरकत के लिए पहले इस्लामाबाद पहुंचे थे। ये अलग बात है कि वो चकलाला एयरबेस पर ही रुके थे, बाहर नहीं निकले थे, और जो भी तकरीब होनी थी वो चकलाला एयरबेस पर ही तकरीब की गई थी और वो 2-3 घंटे काम करने के बाद वहाँ से फिर वो शिकार के लिए आगे रहीम यार खान रवाना हो गए थे। लेकिन वो यूएई से ऑल द वे पिंडी चकलाला एयरबेस पर आए थे फील्ड मार्शल साहब के इस फंक्शन के अंदर, उनके घर के इस फंक्शन के अंदर शामिल होने के लिए। तो एक तरफ हमें बताया जा रहा था कि बहुत घी शक्कर है, और उसके साथ ही साथ हाल ही में लगने वाली जंग और उससे पहले जो बोर्ड ऑफ पीस और तमाम चीज़ों के अंदर हमने कार्रवाइयाँ की, हमने सऊदी अरब को भी नाराज़ किया और यूएई को भी नाराज़ किया, और अब उसका शाखसाना जो है वो हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा जो मुल्क है वो आज भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ताजे बरतानिया के अंडर है। आपको चंद दिन पहले एक वीडियो हमने आपके सामने रखी थी जिसमें कर्नल साहब बैठे हुए थे और पीछे मलका साहबा की तस्वीर लगी हुई थी। पूरा माहौल ऐसे ही था जैसे ताजे बरतानिया की फौज हो। अब हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसने भी ताजे बरतानिया का तर्ज अमल ही इख्तियार किया है, जैसे पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ना हो बल्कि ये बरतानिया का या किसी और मुल्क का फॉरेन ऑफिस हो। क्योंकि फॉरेन ऑफिस ने बजाय इसके कि वो डिप्लोमेटिकली इस सारे मामले को जो आसिम मुनीर साहब ने ख़राब कर दिया है, बजाय इसके कि इसमें इंटरवीन करें, उन्होंने एक नई स्टेटमेंट दी है फॉरेन ऑफिस ने और उसके साथ साथ वजारत दाखिला पाकिस्तान ने, दोनों ने। और वो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर दावे जाली करार, वजारत दाखिला की वाज़ेह तरदीद, बेदखली सिर्फ वीज़ा और कानूनी खिलाफ वर्जी पर होती है, किसी भी मुल्क या फ़िरके को टारगेट करने की पॉलिसी मौजूद नहीं, पाकिस्तानी शहरी कानूनी वर्क वीज़ा पर यूएई में मुकीम है, मसाइल सफारती चैनल और केस टू केस बुनियाद पर हल होते हैं, जाली खबरें फैलाने से गुरेज करें। बजाय इसके कि ये जो 900 पाकिस्तानी, एक गांव के मैं कह रहा हूं, वैसे तो पता नहीं कितने हज़ार पाकिस्तानी आए होंगे, अगर एक गांव में न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि 900 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया, बजाय इनकी आवाज़ बनने की और इन जैसे जो यूएई के अंदर रह गए हैं उनकी आवाज़ बनने के और उनको कोई सहूलत फराहम करने के, हमारा अपना वजारत दाखिला, वजारत खारजा बयानात ऐसे जारी करने के, ऐसा तो हो ही नहीं रहा। मतलब आ जाकर झूठ बोलना है, चक्कर देना है, फ्रॉड करना है तो पाकिस्तानी अवाम के साथ करना है, और बाहर जो इनकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं करनी, बल्कि वहां पर मामला अगर ठीक भी हों तो उन्हें बिगाड़ कर जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सर पर थोप देना है।
आगे बढ़ते हैं, आगे एक और झूठ सुन लीजिए हमारा। डीजी खान के अंदर एक स्कूल, लिटिल स्कॉलर्स के नाम पर स्कूल, जिसकी छत गिर गई और अब वहां पर पेरेंट्स कह रहे हैं कि 16 बच्चे शहीद हुए। एक शहीद बच्चे के वालिद ने यह इंटरव्यू दिया कि वहां पर टोटल 16 बच्चे शहीद हुए, लेकिन इंतजामिया जो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर वगैरह हैं, उन्होंने वालिदैन को डराया धमकाया, रेस्क्यू 1122 के अमले को समझाया कि आपने खबर लीक नहीं करनी, और यह कहा कि 4 बच्चे वहां पर शहीद हुए। तो जो 12 लाशें थीं वो छुपा लीं शहीद बच्चों की। पहला काम नहीं, अभी आपको हमने वजारत दाखिला और वजारत खारजा का बताया, और इससे पहले जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, 9 मई को हुआ, फिर जो कुछ मुरीदके में हुआ, जो कुछ कश्मीर में हुआ, जो कुछ 1971 में मशरकी पाकिस्तान में हुआ, और ऐन उस वक्त मगरबी पाकिस्तान में क्या कुछ बताया जा रहा था बाकी पाकिस्तानियों को कि हम मशरकी पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। तो ये जो झूठ बोलने की रवश है कि जब बोलते हैं झूठ बोलते हैं, ये चली आ रही है। और अब जो छोटे बच्चे शहीद हुए हैं उनका सही नंबर भी कौम को नहीं बताया। वजह क्या हो सकती है? एक तो वजह जाहिर है, आजकल मार का हक की सेलिब्रेशंस हो रही हैं, कल रात भी कॉन्सर्ट्स हुए, नगमे हुए, ढोल ढमक्का हुआ उसके ऊपर। तो एक तो वो मान पड़ते कि 16 बच्चियां शहीद हो गई, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1600 भी हो जाएं तो अगर गरीब आदमी की बच्चियां होंगी तो फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर अशराफिया में से किसी के बच्चे होंगे या कोई बड़े होंगे तो फिर फ़र्क पड़ता है, फिर ऐसे ना होता। तो अभी ये तो 1600 भी होती, खुदा न खास्ता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन बहरहाल फिर भी उन्हें लगा कि हमारे सारे काम के अंदर खलल पड़ेगा, इसलिए इतना बड़ा नंबर ना जाने दें, बस 4 बच्चियों को शहीद करें, कागज़ पर लिखें और मामला आगे करें, और जो बाकी 12 हैं उनको दफन करें और आगे चलें। ये कौन सा कोई अशराफिया के बच्चे हैं कि जिनके लिए खास बातचीत करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भी इसी तरह की है। वो है सुनो टीवी ने 170 मुलाजमीन को फारिग कर दिया है। खुर्रम इकबाल साफ़ी हैं जिनकी ये खबर है। वो कहते हैं कि एक तरफ मीडिया इश्तिहारात की बंदिश, दूसरी जानब खिलाफत कोला वालों ने, खिलाफत कोला मीन जो ये ब्लू वर्ड है सिटी, इन्होंने ये सुनो टीवी बनाया था। ये खिलाफत का निज़ाम भी पाकिस्तान में चाहते हैं और तकरीबन आसिम मुनीर साहब को इस्लामी खलीफा ही मानते हैं, या कम अज़ कम उसको एक्सप्रेशन करते हैं वो। अब बहुत सारे लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये चैनल भी, सुनो टीवी भी जो है, ये शायद जर्नल्स की ही एक प्रोडक्ट थी। अब पहले भी मैं देख चुका हूँ हमारी हुकूमत के ज़माने में भी, उससे पहले भी, कि जर्नल्स ऐसे जो मीडिया के अंदर सेठों से इन्वेस्ट करवाते हैं, वो सेठ 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल तो इनके कहने पर इन्वेस्ट कर देता है और घाटा उठा लेता है। लेकिन अब वो सारी उम्र तो पास से पैसे डाल के चैनल नहीं चला सकता। शुरू में तो ये किसी की कोई करप्शन की फाइल होती है, कोई और प्रॉपर्टी के केसेस होते हैं, कब्जे के केसेस होते हैं, किसी की वीडियो होती है, उससे ब्लैकमेल करके इन लोगों से ऐसे काम करवा लेते हैं। लेकिन फिर जो साल 2 साल गुजरते हैं और उनका काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है, तो वो भी समझदार होते हैं, वो फिर बीच में से किसी मेजर चैनल को पकड़ते हैं, किसी लेफ्टिनेंट चैनल को पकड़ते हैं। वो समझते हैं कि यार चैनल के ऊपर जो हमने हर महीने 3-4 करोड़ खर्च करना और घाटा उठाना या इससे भी ज़्यादा, क्यों ना किसी एक ही चैनल को 10-20 करोड़ 50 करोड़ दें और पक्की अपनी जान छुड़वाएं। तो वो दूसरा वाया मीडिया ले लेते हैं। अब मुझे नहीं पता यहाँ यही मामला है या कोई और मामला है, लेकिन यूजुअली लोगों का तासुर ऐसे ही है कि ऐसे चैनल जो बनवाए जाते हैं उसके पीछे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही होती है अपने सियासी मुखालफिन को टारगेट करवाने के लिए। तो आप सुनो टीवी के ये 170 मुलाजमीन हैं जिनको पहले तो तनख्वाह भी नहीं दी गई अप्रैल के महीने की, और उसके साथ ही उन्हें फारिग कर दिया गया। और खौफ की फ़ज़ा ऐसी है कि जो वर्कर हैं बेचारे, वो जिनको निकाला गया है, वो आवाज़ तक नहीं निकाल रहे कि अगर उन्होंने इस पर आवाज़ निकाली तो कहीं जनरल साहबान जो है वो नाराज़ ना हो जाएं और उठा कर ना ले जाएं, वीगो डाला ना आ जाए। वरना आप खुद सोचें 170 सहाफ़ियों को निकाला हो तो पूरे पाकिस्तान में पता ही ना हो इस बात का, वो तो ववेला मचा देते, हर जगह पर हड़ताल शड़ताल हो रही होती। लेकिन तमाम सहाफ़ती फोरम जो हैं वो भी खामोश हैं, ये 170 सहाफ़ी भी खामोश हैं, दूसरे सहाफ़ी भी खामोश हैं, मतलब कि किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर। पंजाब असम्बली ने एक नया कानून पास किया है जिससे अब मरियम नवाज के पास ये इख्तियार आ गया है कि वो पंजाब के किसी भी इलाके को सिक्योरिटी जोन करार दे सकती हैं। और जब उन्होंने वो सिक्योरिटी जोन करार दे दिया तो वहां पर लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। जलसा जुलूस तो दूर की बात है, 2-4 लोगों से ज्यादा भी लोग इकट्ठे होकर भी कहीं खड़े नहीं हो सकते, उनको भी इस बात पर गिरफ्तार किया जा सकता है। अमली तौर पर माशाअल्लाह उस छोटे से इलाके में या बड़े सारे इलाके में वो जिसको मर्जी डिक्लेयर करें, क्योंकि उन्हें हाई सिक्योरिटी जोन्स बनाने की इजाज़त दे दी। अब जोन उनकी मर्जी है, वो कहें माल रोड सिर्फ जोन है, वो कहें लाहौर शेखुपुरा और कसूर तीनों एक पूरा जोन है, वो कह दें पंजाब 2 जोन्स में हमने बांट दिया या 3 में, और इन तीनों जोन्स के अंदर इनको सिक्योरिटी जोन हमने डिक्लेयर कर दिया है। या कहें देहात नहीं है, शहर सारे ही जो हैं वो सिक्योरिटी जोन में हैं, उनके अंदर आपने एहतजाज नहीं करने। तो कहने की बात यह है कि अब तकरीबन अमली तौर पर जो मेरे ख्याल भुट्टो साहब को बनाया था चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, मेरे ख्याल मरियम नवाज़ का भी कर दीजिए। अगर आप चीफ नहीं उनका कर सकते तो वजारत आला के हिसाब से कोई मनसब बना के तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कर दें, ताकि वो आसिम मुनीर के नीचे अपनी तमाम चीज़ें जो है वो इंप्लीमेंट करते जाएं और मार्शल को अब बाकायदा अमली तौर पर जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो की जाए। दूसरी तरफ मीडिया के अंदर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि दुरुस्त ये खबर अभी तक इसकी दुरुस्तगी का किसी को नहीं पता, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये खबर चलवा दी गई है कि सदर जरदारी से इस्तीफ़ा मांग लिया गया है।
या वो इस्तीफा दे रहे। मेरा नहीं ख्याल कि ये खबर दुरुस्त है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लेकिन कई व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये मैसेज चलवाया गया है कि उनसे इस्तीफा मांग लिया गया है या वो इस्तीफा दे रहे हैं। ये भी एक माहौल बनाया जा रहा है, आल्दो के मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई इस्तीफे वाली ऐसी बात